हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। मेरे प्यारे बच्चों, इधर 2 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज फिर से मैं जो है आप लोगों के बीच में आया हूँ बच्चों। ठीक है ना? और क्लास 10th का हम लोग जो है पहला पार्ट पढ़ रहे थे, परावर्तन वाला वो हो गया था। इसके बाद अपवर्तन वाला पार्ट हम लोग शुरू किए थे। अपवर्तन में हम लोग अपवर्तनांक तक पहुँचे थे। ठीक है, अपवर्तन के दोनों नियम बता दिए गए थे आपको, उसमें स्नेल का नियम क्या होता है वो भी बता दिया गया था। इसके बाद बच्चों जो हमको पढ़ना है अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या है। इसके बाद आता है लेंस बच्चों, लेंस क्या होता है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रयास करते हैं इन सबको परिभाषित करने का और जानने का इनके बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप इनका चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है ना? चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक की बात की जा रही, तो अपवर्तनांक की परिभाषा हमने बताया था आपको बच्चों कि एक ही किन्हीं एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है ना, एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे मान लीजिए इन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रंग का प्रकाश हो सकता है। फिर से देखेंगे तो ये पहला माध्यम मान लो है। ठीक है बच्चों, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम अगर मान लिया जाए तो ये परिभाषा हम आपको बताए थे, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या के का अनुपात एक क्या होती है, एक नियतांक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपतित किरण है तो इनके बीच का कोण आई हो जाएगा और यह कोण क्या हो जाएगा बच्चों, आर। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आई और आर आपस में बराबर नहीं होते बच्चों। ठीक है ना? जैसे आप लोग परावर्तन में कोण आई बराबर कोण आर पढ़े हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन आई, ठीक है ना, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है ना, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, ठीक है ना, दोनों का अनुपात एक क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब इसके बाद हम लोग इसको जो है यन से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लो कि पहला माध्यम को हम यन 1 से प्रदर्शित करें, ठीक है ना, यन 1 से प्रदर्शित करें, यहाँ 1 लिख दिया जाता है और ये यन 2 लिख दिया जाता है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अपवर्तनांक जो है दो तरीके के होते हैं बच्चों, इस तरीके से, ठीक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है ना? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता अंतर कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका अंतर नहीं बता पाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंतर करेंगे हम लोग। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अगर पहले अपवर्तनांक के लिए दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी, एक पहला माध्यम एक दूसरा माध्यम, तभी तो अपवर्तन होगा। और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बच्चे, अगर पहला माध्यम जो है वाई हो जाए, अब जैसे मान लीजिए कि ये वाई हो जाए और दूसरा माध्यम कोई भी हो, कांच हो, जल हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, दूसरा माध्यम कुछ भी हो, ठीक है ना, तो निरपेक्ष तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, उस अपवर्तनांक को, यानी उस अपवर्तनांक को जो है क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना? यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर। ठीक है ना बच्चों?
अब इसमें जो है पहला माध्यम निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, वायु होना चाहिए। तो ए एन, अब दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये जी भी हो, जैसे कांच के लिए लिए तो ए एन जी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, साइन आई बटे साइन आर, ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर पहला माध्यम हमने वायु ले लिया, दूसरा कांच ले लिया, मान लीजिए ये कांच हो गया, तो इस अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। दूसरे माध्यम यानी कांच का क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर यहाँ पर बच्चों दूसरा माध्यम वाटर होता, जल होता, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, इसको इस तरीके से लिखते। अच्छा, इसको लिखने का बच्चों तरीका ये भी है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू बटे एन ए, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर रहेगा वही ऊपर रहेगा और जो इधर रहेगा वह पहले रहेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं एक बार फिर से इसको बता दूं। जैसे ए एन जी का मतलब ये होता है बच्चों कि वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ हो जाएगा एन जी बटे एन ए, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, बात समझिए। और इसको क्या कहेंगे बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या कहेंगे, निरपेक्ष, क्योंकि पहला माध्यम निश्चित रूप से क्या है, वायु है। अगर पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, तो उस अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। अब अगर जैसे कहा जाए आपसे कि डायमंड का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे होगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए एन डी, इसको लिखेंगे एन डी बटे एन ए। आप खूब ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना, यहाँ जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और इधर जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, वो बटे के रूप में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको लिखने का यह तरीका है बच्चों, ठीक है, पहला माध्यम अगर वायु है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक। अभी हमने क्या देखा कि पहला माध्यम निश्चित रूप से वायु अगर होता है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, तो उस अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते थे। लेकिन बच्चों आगे हम लोग बात कर रहे हैं सापेक्ष अपवर्तनांक का, ठीक है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, अब वायु न होकर के कोई भी हो जाए, ठीक है बच्चों, वायु अगर न होकर के, पहला माध्यम वायु न होकर के, ठीक है ना, दूसरा दूसरा कोई माध्यम हो जाए, जैसे मान लो पहला माध्यम यहाँ पर हमने वायु लिया तो इसको हटा दिया जाए, इसको यहाँ पर जल ले लिया जाए, ठीक है ना। अब पहला माध्यम जल हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया, ठीक है ना, यानी दोनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम वायु नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात की। तो इस तरीके से उस अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एन, कांच है तो डब्ल्यू एन जी लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, एन जी बटे एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू लिख लीजिएगा, एन डब्ल्यू। अब इसी अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर यहाँ वाई हो जाता बच्चों, पहला माध्यम वाई हो जाता, तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते, लेकिन वाई न होकर के जल हो गया है, कोई और माध्यम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी वाई या निर्वात के अलावा कोई और माध्यम अगर पहला माध्यम होता है, उस अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली रीडिंग हमारी जो थी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है बच्चों प्रकाश के मार्ग को बदल देना, उलट देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, हम तीन माध्यम यहाँ पर लेके चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, अगर पहला माध्यम वायु हो जाए, पहला माध्यम क्या हो जाए बच्चों, वायु हो जाए, यह जल हो जाए मान लो, दूसरा माध्यम बच्चों क्या हो जाए, जल हो जाए, तीसरा माध्यम मान लो बच्चों कांच हो जाए, ठीक है ना, तीसरा माध्यम क्या हो जाए, कांच हो जाए। तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरण चल रही है कोई, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले सभी माध्यम क्या है, ये वायु विरल है, यह उससे सघन है, यह उससे सघन है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि विरल से सघन में अगर जाती है तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अविलंब की तल की ओर झुक जाती है। अगर यहाँ पर अविलंब खींच दिया जाए तो इसका मतलब प्रकाश की किरण ऐसे न जा करके, ऐसे न जा करके बच्चों क्या होगी, ऐसे झुकेगी थोड़ा, ठीक है ना, तो क्या होगी, झुकेगी। आप देखेंगे तो ऐसे जो है क्या होगी, झुकेगी,
तो झुक करके यहाँ पहुंचेगी, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे ही पहुंचेगी फिर इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि जल से कांच क्या है, सघन है, तो सघन है तो फिर क्या होगी बच्चों, मुड़ेगी। अब यहाँ पर अगर अभिलंब खींच दिया जाए तो फिर थोड़ा और मुड़ जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा और मुड़ जाएगी, इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है ना बच्चों। अब आप देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे प्रयोग में जो है, जैसे यहाँ पहुंचती है इसके इधर फिर वायु है, इसके इधर क्या है, फिर वायु माध्यम है। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो आप देखेंगे कि यह प्रकाश की किरण क्या होगी, इसके समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, यानी जहां से चली थी वाई से चली थी, तो इस प्रकाश की किरण के क्या हो जाएगी, आपतित किरण के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रकाश की किरण, इस जो आपतित किरण थी यहाँ पर, ये आपतित किरण थी, आपतित किरण, और लास्ट में जो ये अपवर्तित किरण है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों, ये जो है क्या हो जाएंगी आपस में समांतर, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है क्या कहेंगे बच्चों, इसके लिए जो अपवर्तनांक होगा इसका, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ANW। और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, हमने अभी बताया था आपको, जो इधर रहता है उसको ऊपर लिखा जाएगा, और जो इधर रहेगा उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। यानी जो दाईं ओर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो बाईं ओर होता है वह माध्यम क्या लिखेंगे, उस माध्यम का अपवर्तनांक नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखेंगे, अब जल से जब कांच में जाएगी तो इसको क्या लिखा जा सकता है, WNG। और इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, दाईं ओर जो रहेगा उसको क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर बच्चों, यानी NG, और W बाईं ओर है तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे, NW, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार अब कांच से फिर वाई में जा रही है, कांच से क्या होगी, फिर वाई में जा रही है, ठीक है ना बच्चों, कांच से फिर वाई में जा रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, GNA। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, NA/NG, ठीक है ना। इन तीनों समीकरणों को अगर हम लोग तीनों समीकरणों को गुणा कर दें तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, देखेंगे यह हो जाएगा ANW गुणे WNG गुणे GNA, ठीक है ना, बराबर, इन तीनों का गुणा कर दिया बच्चों, बाएं पक्ष का गुणा कर रहे हैं तो दाएं पक्ष का भी गुणा करना होगा, गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा बच्चों NW/NA गुणे, ये क्या हो जाएगा, NG/NW गुणे NA/NG, ठीक है ना, यही है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि NW से NW कट गया, NA से N कट गया, NG से NG कट गया, तो टोटल कितना बचा हमारे पास, एक। यही है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये निकल कर के आया। इस तरीके से अगर दो माध्यम होगा तब भी एक आएगा बच्चों, केवल दो माध्यम होगा तब भी एक आएगा, और तीन माध्यम या तीन से अधिक माध्यम होगा तब भी एक आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कभी सवाल देता है, दो माध्यमों का अपवर्तनांक दे देता है और तीसरे का पूछता है तो आप बता लेंगे, इसी समीकरण में हम लोग रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो माध्यमों के लिए अगर लिया जाए, दो माध्यमों के लिए लिया जाए, मान लो बच्चों केवल वायु और जल के लिए लिया जाए, आप देखेंगे इधर वायु हो जाएगा फिर जो है ना, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे समांतर हो जाएगी, इसके इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, इसके समांतर हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो ये इसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ANW बराबर इतना, और इसके बाद G तो है नहीं, यहाँ पर वायु हो गया थी तो यहाँ पर वायु लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा NA/NW। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए कितना आ रहा है, गुणे WNA बराबर क्या हो जाएगा, NW/NA और गुणे NA/NW। अब देख रहे हैं इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तब भी एक आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में समझ में आया होगा। आगे हम लोगों की अगली हेडिंग है प्रकाश के अपवर्तनांक की निर्भरता, ठीक है ना। अपवर्तनांक की निर्भरता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बच्चों ये भी जान लीजिए, जैसे अगर आपसे ए का उल्टा पूछा जाए तो आप क्या लिखते हैं, 1/A, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 1n2 लिखा है, इसका मतलब होता है n2/n1, यही होता है। अभी हमने आपको बताया ANW को क्या लिखते थे, NW/NA, यही लिखते थे। जो दाईं ओर होता है वो पहला अपवर्तनांक ऊपर लिखते हैं,
और जो बाईं ओर होता है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ 2 है तो 2 को पहले लिख दिया, 1 इधर बाईं ओर है तो इसको नीचे लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आएगी। तो अगर ये 1n2 बराबर n2 बटे n1 है, तो अगर हम लोग ये लिख दें 2n1, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, n1 बटे n2, ठीक है ना। या इसको क्या लिखा जा सकता है, आप देखेंगे तो ये इसका क्या है, उल्टा है, तो इसको लिखा जा सकता है 1n2 बराबर 1/2n1, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, ए एन डब्ल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 1/WN ए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अगर देख लीजिए प्रूफ, आप 1/WN ए को क्या लिख सकते हैं, NA/NW। अब डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, NW/NA, और इसको क्या लिखा जा सकता है, NW/NA। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब बच्चों यह इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी सवाल आएगा तो भी हम बता लेंगे, ठीक है ना। जैसे y के सापेक्ष जल का इतना पूछेगा तो जल के सापेक्ष y का कैसे होगा, तो उसको हम लोग इसी समीकरण से निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे अगली हेडिंग जो हम लोगों की है, प्रकाश के अपवर्तनांक की निर्भरता, ठीक है ना, कि अपवर्तनांक की निर्भरता, ठीक है ना बच्चों। ये किस पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, तो लिख लेंगे इसको, ठीक है। यह पदार्थ के प्रकृति पर, यानी कैसा है ये, इसके बाद पदार्थ कौन सा है, इसका मतलब ये है। इसके बाद पदार्थ की अवस्था, भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था का मतलब समझ रहे हैं, ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल, यही भौतिक अवस्था आती है। भौतिक अवस्थाओं पर, ठीक है ना। इसके बाद भौतिक अवस्था में ताप दाब सब आ गया बच्चों, तो उसको मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ, पदार्थ के ताप पर, उसकी लंबाई पर, क्षेत्रफल भी ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद और प्रकाश को किस प्रकार, कौन से रंग के प्रकाश का यूज किया गया है, इस पर भी निर्भर करता है। तो प्रकाश के रंग पर, अगर किस रंग का प्रकाश यूज किया गया है, तो इस पर जो है अपवर्तनांक निर्भर करता है। अब ठीक है ना, किसी किसी में ज़्यादा होगा, किसी किसी में कम अपवर्तन होगा, समझ में आ रही बात की। तो किस रंग का यूज किया गया है ये भी निर्भर करता है, श्वेत प्रकाश यूज किया गया है कि लाल किया गया है, बैगनी किया गया है, किसके रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और भौतिक अवस्था से तात्पर्य का मतलब क्या बच्चों, ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल आदि पर। और पदार्थ के प्रकृति की बात अगर किया जाए तो पदार्थ किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है ना, अब वो कौन सा पदार्थ है, ठीक है ना, किसका बना हुआ है, तो इस पर निर्भर करता है प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है ना बच्चों। आप जानते रहिए कि अपवर्तनांक जो होता है बच्चों, बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक, ठीक है ना, बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम अपवर्तन होता है, ठीक है ना, लाल रंग के लिए सबसे कम, इतना जानते रहिए बच्चों, सबसे कम अपवर्तन, सबसे कम, ठीक है ना। यानी बैगनी रंग के लिए अपवर्तन सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो ये चीज आप जानते रहे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक के बाद हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चों, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, यही था हेडिंग, प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्तनांक जो होता है किस प्रकाश का, वह उन माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात के बराबर होता है, इसका मतलब ये संबंध होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि अपवर्तनांक उन माध्यमों में
किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक हो सकता है किसी उन माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है, प्रकाश की चालों का अनुपात के बराबर होता है। अनुपात की बहुत गर्मी है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का आपको। बराबर होता है, देखेंगे तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर, ठीक है ना, प्रकाश की चाल लिख लीजिए, यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको ध्यान से रट लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस पर सवाल आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। हम बताएंगे, हालांकि जो सवाल इस पर होगा जो है किताब में दिया हुआ आप लोगों के सिलेबस में, उसको बताएंगे, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल। यही संबंध होता है बच्चों। ये अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, तो तीनों में से जो है एक तो आपको पता है और दो दिया रहेगा, एक पूछेगा, तो आप लगा लेंगे, ठीक है ना। ये संबंध होता है बच्चों इस तरीके से। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है an, सॉरी माध्यम को अगर हम लोग यम से प्रदर्शित करें तो यहाँ पर यम एन ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्या लिखा जा सकता है, यम एन ए लिखा जा सकता है। इस तरीके से बच्चों लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर, तो क्या आएगा, लेंस, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम लोगों की हेडिंग क्या आती है, लेंस। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लेंस पे, ठीक है ना। तो देखिए लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। लेंस हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है ना। लेंस हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है, वक्र होता है। एक पृष्ठ क्या होगा, वक्र होगा, ठीक है ना। कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए बच्चों, वक्र होना चाहिए। अगर अधिक होगा तो दोनों पृष्ठ वक्र हो सकते हैं, या एक समतल होगा, यही हो सकता है। तो इस तरीके से अगर परिभाषा करें तो ये आप देखेंगे एक पृष्ठ इसका क्या होगा, वक्र होगा, या हो सकता है दोनों पृष्ठ वक्र हो, ठीक है ना बच्चों, या हो सकता है इस तरीके से भी वक्र हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है लेंस के प्रकार निर्धारित किए जाएंगे बच्चों। लेंस क्या होता है, वह पारदर्शी माध्यम होता है जिसके जो है कम से कम एक पृष्ठ वक्र होने चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, या हो सकता है दोनों हो, ठीक है, या एक हो सकता है एक समतल हो और दूसरा वक्र हो, ठीक है ना। तो लेंस की परिभाषा आपको समझ में आई। और लेंस बच्चों कई प्रकार का होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है बच्चों, इस तरीके से देखेंगे। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस और इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है ना। और ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एक देख रहे हैं, एक क्या है, अवतल है, एक क्या है, अवतल है, और एक समतल है। तो इसको समतल अवतल कहते हैं, समतल अवतल, अवतल, समतल अवतल, क्या कहेंगे बच्चों, समतल अवतल, यानी समतल अवतल कहते हैं, ठीक है ना। या इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो बच्चों इसको समतलोत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे, समतलोत्तल, क्योंकि एक समतल होगा पृष्ठ और एक क्या होगा, उत्तल होगा, तो समतल अवतल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुख्यतः केवल उत्तल और अवतल दो ही लेंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो उत्तल लेंस में आप देखेंगे कि इसमें जो है इस तरीके से किनारों पर किनारों पर जो है बच्चे पतले होंगे और बीच में मोटे होंगे। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, किनारों पर पतले होंगे, आप देख रहे हैं,
यहाँ पर किनारों पर देख रहे हैं पतला होता गया है, किनारों पर क्या हो रहा है, पतला होता गया है, ठीक है ना। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इस तरीके से ये क्या होता है बच्चों, किनारों पर, किनारों पर, किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, बीच में क्या होता है बच्चों, मोटा, ठीक है ना। और अवतल लेंस बच्चों इस तरीके से होगा, तो इसको अवतल बोलते हैं। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो देख रहे हैं कि ये बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में पतले होते हैं, पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। उसका जस्ट उल्टा होता है बच्चों, किनारों पर मोटे होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से देख रहे हैं अवतल लेंस बीच में पतले होते हैं तथा किनारों पर मोटे होते हैं, और उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, ठीक है ना। और अब ये भी देखेंगे बच्चों, अवतल लेंस को जो है यह प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। अभी इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, तो यह प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसको जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी। और ये क्या करता है बच्चों, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और प्रकाश की किरणों को फैलाता है इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपसारी, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ठीक है, कुछ चीजें हैं उसको हम बता दें। इसको आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है ना। लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपको लिखना है बच्चों। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जैसे आपका मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, ठीक है ना। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, इसके बाद प्रकाशिक केंद्र क्या है, ठीक है बच्चों। मुख्य अक्ष क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, फिर इसके बाद जो है आपका प्रथम फोकस क्या है, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। तो किसी भी लेंस के जो है मुख्य अक्ष क्या होती है बच्चों, ठीक है ना। दो लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों को जो है मिलाने वाली जो रेखा होती है, दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों वक्र पृष्ठों का वक्रता केंद्र अलग अलग होगा, ठीक है ना बच्चों। आप देख रहे हैं इस तरीके से अगर ये कांच का गोला होगा, तो इसको काट करके ऐसे बनाया गया होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो इसका वक्रता केंद्र अगर यहाँ है, तो इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अवतल लेंस में जो है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष, ठीक है ना। इसका वक्र केंद्र इधर होगा, इसका वक्र केंद्र इधर होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र की अगर बात करें बच्चों, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होती है, तो लेंस में जो है कोई आपतित किरण अगर होगी या प्रकाश की किरण आप भेजेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही लेंस में पहुँचती है तो लेंस से अपवर्तन का होना तय है। लेंस से अपवर्तन होगा, यानी अपवर्तन होगा तो थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होंगी, विचलित होंगी, जबकि जाना चाहिए था इधर बच्चों, लेकिन थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विचलित। और विचलित होने के बाद फिर जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे फिर जो है ये क्या हो जाएंगी, वाई से चली थी कांच में, फिर कांच से फिर वाई में जा रही है, तो क्या हो जाएंगी, इस रेखा के समांतर हो जाएंगी बच्चों। अभी इसके पहले हम इसका डिस्कशन किए थे, क्या हो जाएंगी, इसके
समांतर हो, यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है ना, तो आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, और ये जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, लेंस के जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपवर्तित होकर के अपवर्तित किरण के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, सॉरी प्रकाशिक केंद्र, ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जो है ये अपवर्तित किरण होती है, ये अपवर्तन के पश्चात जो है अपवर्तित किरण के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसी जो है पी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इस बिंदु को क्या करते हैं, पी से। अच्छा, पतले लेंसों में क्या होता है, पतले लेंस जो होते हैं बच्चों, इसमें जो है जो प्रकाशिक केंद्र होता है बच्चों, वह जो है आपतित किरण की दिशा में ही होता है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत कम ही अपवर्तन का चांस, मतलब कि ये आप देख रहे हैं विचलन बहुत कम ही होता है, तो ऐसा लगता है कि ये एकदम सीधी निकल जाती है, यानी प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल जाती है। ठीक है ना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण में विचलन न होकर के सीधा निकल जाती है, तो इसमें पता नहीं चलता। लेकिन मोटे लेंसों में बच्चों थोड़ा सा विचलन होता है, क्योंकि अपवर्तन तो होगा ही निश्चित रूप से, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ प्रकाश की किरण थोड़ी सी क्या है, मुड़ी हुई है, और इस लेंस में आप देख रहे हैं सीधा निकल गई है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, जो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जो है प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधा निकल जाती हैं, उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी परिभाषित आप कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गई आपका प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। अब प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस, ये दोनों हम लोग देख लेते हैं बच्चों, इसके बाद अगले दिन। ठीक है ना, तो प्रथम फोकस क्या होता है, देखिए, तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस अलग होता है बच्चों, और अवतल लेंस का अलग अलग, तो हम दोनों अलग अलग बता दे रहे हैं। पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बता रहे हैं बच्चों। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, यानी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से ही डाली जाती है, कभी भी दाईं ओर से नहीं डाली जाती है। तो यहाँ पर जो है इस बिंदु से अगर प्रकाश की किरण चलेगी बच्चों, तो यह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे प्रथम फोकस। ठीक है ना, F1 से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसको प्रथम फोकस कहते हैं। और इसका द्वितीय फोकस तब क्या होगा बच्चों, इसका द्वितीय फोकस ये होगा, ठीक है ना, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ठीक है, ठीक है ना, उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है बच्चों, वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, बहुत सारी मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें चल रही हैं, तो ये जो है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, तो इसको बोलते हैं F2। किससे प्रदर्शित करते हैं, F2। आप ध्यान से देख लेंगे तो उत्तल लेंस में F2 क्या होता है, दाईं ओर, और प्रथम फोकस क्या होता है, बाईं ओर, तो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, फिर से एक बार परिभाषा हम दे दे रहे हैं बच्चों, कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर, तो उसको प्रथम फोकस। यह बिंदु जिससे चल रही किरणें क्या हो जाएंगी, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस। यहाँ क्या है, समांतर पहले से चल रही थी और जाकर के जिस बिंदु पर मिल रही है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे अवतल लेंस के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, तो अवतल लेंस क्या होगा, देखेंगे ये होगा अवतल लेंस। ठीक है ना बच्चों, अवतल लेंस क्या होगा, तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस बच्चों ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का इधर होता है, इसका इधर होगा, तो क्या परिभाषा होगी, ठीक है ना, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आती हुई किरणें, यानी प्रतीत होती हैं, आने वाली किरणें क्या हो जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर।
ऐसे आ रही थी, अब अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, समांतर। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे, यहाँ ऐसे। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है अगर इनको हम आगे बढ़ा दें बच्चों, तो ये जो है एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है ना, ठीक है ना, इस बिंदु को जो है प्रथम फोकस बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। ये अवतल लेंस है बच्चों, क्या है ये, अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है ना, जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसको प्रथम फोकस। अभी आपने देखा उत्तल लेंस था तो प्रथम फोकस बाईं ओर था, जबकि अवतल लेंस में दाईं ओर उल्टा होता है। ठीक है ना, इसके बाद द्वितीय फोकस की अगर बात हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है बच्चों, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है उससे आती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं द्वितीय फोकस। ठीक है ना, तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों आप। ठीक है ना, तो यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर पहले से ही चलेंगी बच्चों, वहाँ क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है बाद में, यहाँ क्या है पहले से ही मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ठीक है ना, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है ना, अब इन दोनों किरणों को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटेंगे। ठीक है ना, यही बिंदु क्या कहलाएगा, F2। ठीक है ना, आप ध्यान से देख लेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता था, जबकि अवतल लेंस में दाईं ओर। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बच्चों किधर होता था, दाईं ओर, जबकि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग जो है अगले दिन मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। ठीक है ना, बहुत गर्मी है बच्चों, फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको आपका एक क्लास लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।